हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर जायसवाल है और मैं पर्सनल ट्यूटर के साथ आज से जुड़ने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों की साइंस की क्लासेस लूँगा, क्लास 9th और 10th की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले लेक्चर्स के साथ में, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि आप लोगों में सबसे पहले हम आसपास के वातावरण में देखते हैं तो बहुत से प्रकार के हमें जीव हमें नज़र आते होंगे। इस संसार में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा डॉग है, लायन है, तो अलग अलग प्रकार के जीव आपको देखने को मिलते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये जो जीव है ये आखिर बने कैसे हैं और इनकी जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार से हुई है। तो इसके पीछे एक जवाब है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, आपको जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, एक छोटा से छोटा एनिमल या बड़ा से बड़ा एनिमल, जैसे बात की जाए एक एलिफेंट हो या एक छोटी सी चींटी, जो कि अगर उसकी भी बात करें तो सारी की सारी समस्त चीज़ें जो आप देखना चाह रहे हो, देखते हो हमारे आसपास के वातावरण के अंतर्गत, उनकी कंपोजिशन होती है सेल्स से भैया। तो अब ये देखिएगा, जो सेल्स होती है, ये जो सेल शब्द आया है, ये सेल शब्द इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। ये जो सेल शब्द है ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सेला। सेला का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट, यानी कि जो सेल, जो हमारी बॉडी है, एक छोटे छोटे यूनिट स्ट्रक्चर से बनी हुई है। तो अब देखिएगा कि जो सेल है, ये आने वाले मतलब पिछले कुछ सालों के अंतर्गत, मतलब पिछले 400 साल से पहले हम सेल्स के बारे में नहीं जानते थे। तो सबसे पहले सर रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने क्या किया कि एक वुडन कॉर्क के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने देखा कि जो वुडन कॉर्क है वो बना हुआ है छोटे छोटे कंपार्टमेंट का, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था सेल। लेकिन बात ये थी कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी तो वो सेल्स लिविंग नहीं थी, वो सेल्स थी नॉन लिविंग सेल्स। तो बात की जाए तो फिर पहली लिविंग सेल्स कैसी देखी गई, तो आने ही वाले कुछ सालों के अंदर सर एंटनी वॉन ल्यूहेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने सन 1674 के अंदर, यानी कि सन 1664 के अंदर सेल का डिस्कवरी की थी। तो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट सर रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या किया था, सन 1665 के अंदर डिस्कवर्ड सेल। लेकिन सर रॉबर्ट हुक की बात की जाए तो इन्होंने जो सेल देखी थी वो वुडन कॉर्क के ऊपर दिखी थी, मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व्ड डेड सेल, यानी कि जो सेल देखी थी वो लिविंग सेल नहीं थी। अब इन्होंने जो सेल देखी थी उसका जिक्र इन्होंने कहा था, इनकी एक पुस्तक लॉन्च करी थी जिनमें इन्होंने तरह तरह जीव्स की कॉम्पोजिशन के ऊपर बात की थी। माइक्रोग्राफिया करके एक इन्होंने बुक लॉन्च करी थी, उसके अंदर इन्होंने सेल का डिस्क्रिप्शन दिया था। माइक्रोग्राफिया करके बुक थी। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं सर एंटनी वैन ल्यूहेनहॉक। इन्होंने सन 1674 के अंदर पहला लिविंग सेल देखा था। यानी कि ये क्या करते थे, तो सर एंटनी वैन ल्यूहेनहॉक की जब हम बात करें तो एंटनी वैन ल्यूहेनहॉक सर थे, ये क्या करते थे, माइक्रोस्कोप के जो लेंस बनते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। साथ ही ये इनका इंटरेस्ट था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बनाने में। तो इन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा अपने खुद के माइक्रोस्कोप्स बनाए और उसमें तरह तरह के जीवों का ऑब्जर्वेशन किया था। तो सर एंटनी वैन ल्यूहेनहॉक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर क्या करा, एक पॉन्ड वाटर का सैंपल लाया और उसको ऑब्जर्व करने लगे थे। तब उन्होंने देखा कि पॉन्ड वाटर के अंदर उन्हें कुछ टाइनी पार्टिकल्स जो है मूव होता हुआ दिखाई कर रहा है, यानी कि घूमता हुआ नज़र आ रहा है पॉन्ड वाटर के अंदर। तो उनकी रुचि उसमें, उनका इंटरेस्ट और जागा कि यार वास्तव में ये जो चीज़ मुझे घूमती हुई दिखाई दे रही है ये है क्या। तो उनका जब इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने और गहराई से इसके ऊपर काम करना शुरू करा। तो
अभी तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि एक्चुअली वो एक प्रोटोजोआ था या बैक्टीरिया था, अभी तक हमें पता नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट इतना मान रहे हैं कि सर एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जो सबसे पहले डिस्क्राइब करी थी लिविंग सेल, वो प्रोटोजोआ हुई करती थी। तो सर एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने अपने खुद के माइक्रोस्कोप बनाए और खुद के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करा और फर्स्ट लिविंग सेल डिस्क्राइब करी थी। यानी क्या, फर्स्ट लिविंग सेल ढूंढने वाले व्यक्ति कौन है? तो सर एंटोनी वैन लीeuwenhoek। तो सर एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बारे में एक और बात की जाए तो इन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाए थे और खुद से डिस्क्राइब किया था। तो खुद के बनाए हुए हैज डेवलप्ड मोर देन 200 माइक्रोस्कोप्स। तो भैया ये बात हो गई कि सेल जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स। इस संसार में तरह तरह के जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके अंदर क्या आप देख रहे होगे, जैसे हाथी है, हाथी के बाद में पेड़ है, पेड़ के बाद में चींटियाँ है। तो क्या इनमें एक ही सेल मिलती है या अलग अलग प्रकार की सेल मिलती है? या बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया की सेल हमारी सेल से कुछ अलग है? या जो प्रोटोजोआ है उसकी सेल्स हमारी सेल से कुछ अलग है? एक तो हम देखना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के साथ में। तो ब्रॉडली साइंटिस्ट ने सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर ये दो में से किसी एक प्रकार की सेल मौजूद होगी। तो सेल्स को जो डिवीज़न किया है उन्होंने किस आधार पे किया है, तो आप देखिएगा ये जो पहला शब्द दिखाई दे रहा है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके अंदर आपको एक शब्द कॉमन नज़र आ रहा है कैरियोटिक। तो हम सबसे पहले इस शब्द का अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। तो कैरियोटिक शब्द जो है, इस कैरियोटिक शब्द भी ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है न्यूक्लियस। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो सेल्स के अंदर एक सेंटर बॉडी होती है, सेल की जो सेंटर बॉडी होती है उसको हम न्यूक्लियस कहा जाता है। तो कई बार क्या सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है, या फिर कई बार जो न्यूक्लियस होता है वो फ्री होता है। तो इसी के आधार पे साइंटिस्ट ने सेल्स को दो भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला भाग लिखा है उन्होंने प्रोकैरियोटिक और सेकेंड लिखा है यूकैरियोटिक। तो आइए जानना शुरू करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो पहली बात ये देखिएगा, प्रो अर्थात प्रिमिटिव, यानी कि ऐसी चीज़ें जो शुरुआती हो। यू मतलब ट्रू, यू का मतलब ये ग्रीक शब्द है तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। कैरियोटिक का मतलब है ना कैरियोट, कैरियोट शब्द से उत्पन्न हुआ है कैरियोटिक शब्द, जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव सॉरी, और यू मतलब होता है ट्रू। तो आप देखिएगा अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन से बाउंड है, यानी कि वो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है, तो वो न्यूक्लियस जो कहलाता है वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। इसके लिए जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन से बाउंड है तो हम उसे उस सेल्स को कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन बहुत सी सेल्स ऐसी होती है जिनमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ होता है, तो उन सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका सेंटर पार्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल कह दें हमको, तो वो क्या होता है एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं होता है, जिसके कारण हम उसे क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आइए पता करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स है। जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दौर पे जो सेल्स बनी थी वो प्रोकैरियोटिक थी। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होने के बाद में सेल्स यूकैरियोट में चेंज होने लगी, फिर जाके ये इसके लिए इनको कहा जाता है ट्रू सेल्स। तो अब देखिएगा आप कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है ये ज़्यादातर लोअर
ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जीवन के शुरुआत से इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो कैसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपने बैक्टीरिया के जो सेल्स होगी वो सेल्स कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी। और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो एनिमल हो, प्लांट्स हो, फंजाई हो और प्रोटोजोआ, ये चारों ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होगी। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की मेन डिफरेंस में। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है, दिस आर नॉन एज द प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि क्या है कि ये जो है पृथ्वी के शुरुआती समय से पृथ्वी पर मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो साइज में छोटी होती है, दे आर स्मॉलर इन साइज और अनदर वन इज लार्जर इन साइज। अगर दोनों का साइज कंपेयर किया जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आपस में, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा छोटी नजर आएगी और यूकैरियोटिक सेल जो है बड़ी है। दूसरी बात की जाती है इसके अंदर कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। हम अभी एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। और यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट मिलेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं बॉडी के, जैसे आपने देखा होगा अपनी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग कार्य होता है। जैसे मैं कही बात की आँखों, अगर मैं कहूँ कि आँखों का काम क्या है, तो आँखों का काम आप कहेंगे कि सीधी सी बात है, देखने का काम है। कानों का काम क्या है, सुनने का काम है। अपने जुबान का काम क्या है, तो टेस्ट का, खाने का टेस्ट पता करने का कार्य है। तो ऐसे ऐसे अपनी बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स का अलग अलग कार्य है। तो वैसे ही सेल्स के भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स कह दो, यानी कि सेल्स के पार्ट्स जो होते हैं। तो सेल्स में भी अलग अलग फंक्शंस करने के लिए अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं। क्लियर है। और थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस इज एब्सेंट। हालांकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन बात ये होती है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम उसे एब्सेंट मानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है, जैसे कि डीएनए हो, तो वो डीएनए तो प्रेजेंट है ना इस सेल के अंदर भी, लेकिन क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसके लिए हम उसे एब्सेंट मानते हैं। इधर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलें, तो आइए हम इसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि आपने देखा एक पहले ही मैं आपको लेक्चर में एक बात कही थी, आपके मन में कभी ना कभी प्रश्न आया होगा कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, तो क्या एक हमारे आसपास के वातावरण में दिखाई देने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई देते, क्या वही ऑर्गेनिजम्स हैं या इनके अलावा एक अलग ही दुनिया और प्रकृति ने बनाई हुई है? तो जी हाँ, तो प्रकृति ने एक अलग और दुनिया बनाई हुई है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और जो कि क्या सिंपल सी बात है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं पाते। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स की कंपोजिशंस के आधार पे कि अगर सेल्स कितने हैं उस बॉडी के मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम इस संसार में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो हो सकता है यूनिसेल्यूलर और एक हो सकता है मल्टी सेल्यूलर। तो देखिएगा
कि इस आपने देखा होगा कि आसपास के वातावरण में तरह तरह के जीव आपको देखने को तो मिलेंगे, छोटे से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो आसपास के वातावरण में आप देखते होंगे कि जो हम देख रहे हैं, जो हमें आंखों से दिखाई दे जाते हैं, वो ज़्यादातर होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एक सेल का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसे नेक्ड आइज यानी कि हमारी नग्न आंखों से देख पाना असंभव होता है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हम आसपास के वातावरण में जितने भी जीव जंतु हम देख पा रहे हैं, वो पेड़ हो या आप देख रहे हो डॉग हो, बिल्ली हो, एलिफेंट है, उनका जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। अगर ह्यूमन बॉडी की ही बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी भी बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब सीधी सी बात है कि सेल्यूलर मतलब सेल्स का कॉम्पोजिशन, दोनों में सेल्यूलर मतलब जो सेल्स से बना हुआ, इधर है मल्टी और इधर है यूनि। मल्टी का मतलब होता है कि मोर देन वन सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल्स के बने हो, दैट आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब होता है सिंगल सेल, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो क्या हो, सिंगल सेल्स के बने हो, दैट आर नोन एज सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं और एक सिंगल सेल होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं या नेक्ड आई से देख नहीं पाते। जैसे कि हमारे आसपास के वातावरण में आपने देखा होगा कि बैक्टीरियाज, जर्म्स जिन्हें हम नाम से जानते हैं, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमें टाइफाइड बीमारी होती है, तो टाइफाइड जो बीमारी होती है वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफाई। वो भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, वो इतना यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन एक सेल के ही अंदर। अब ये बात की जाए तो देखिएगा कि मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आपको तो देखने को मिल रहा है कि एक बहुत सारी सेल्स मिलकर काम कर रही है, लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, एक सेल ही अपनी जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है उसको करने में सक्षम होती है। क्लियर है? यानी कि देखिए कि एक लाइफ प्रोसेस को करने में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है डाइजेशन, क्लियर है, और एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। ये चार इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वो जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी करता है और एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी करता है। लेकिन कुदरत की ये बात देखिए कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है, यानी कि इतना छोटा है जिसका साइज माइक्रोमीटर्स में है, वो भी अपनी ये लाइफ प्रोसेस कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। यही नहीं कि सिर्फ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ही यही कर रहे हैं। तो आपको होप क्लियर होगा कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस लेक्चर के थर्ड पॉइंट की ओर। तो हम सेल्स को डिस्क्रिप्टिव जान लेते हैं। तो ये तो कुछ की पॉइंट्स थे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि आप क्लास 8th में भी पढ़ा होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेते हैं। दोस्तों सेल होती है तो सेल के सबसे पहले साइज, पहली बात करते हैं हम, सॉरी सेल का साइज क्या होता है। वास्तव में आपने देखा होगा कि अगर मैं सेल्स का बना हुआ हूँ, अगर मेरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, अगर मेरा हाथ सेल का बना हुआ है, तो मैं क्या हाथ को ऐसे करके देखूंगा तो क्या मुझे अपनी सेल्स नज़र आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि एक सेल का जो साइज होता है वो होता है माइक्रोमीटर्स। अब माइक्रोमीटर्स, भैया ये एक नई टर्म आ गई है, माइक्रोमीटर होता क्या है? तो आपको पता है कि हम आसपास से जितनी भी चीज़ें हैं हमारे वातावरण, तो लंबाई जो हम नापते हैं वो मीटर के अंदर नापते हैं। तो लंबाई नापने की एक यूनिट है माइक्रोमीटर। अगर आप 1 मीटर को 10 लाख हिस्सों में बांट दें छोटे छोटे, तब जाके निकलता है आपका माइक्रोमीटर। यानी कि एक सेल का साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है कि 1 मीटर की स्केल को अगर आप एक छोटे छोटे हिस्सों में भी बांट दें ना, 10 लाख हिस्सों में बांट दें, तब जाकर आपको एक सेल का साइज नज़र आता है। यानी कि इतनी छोटी सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है और समस्त संसार के सभी जीवों के अंदर भी मौजूद है। अनदर चीज आती है, सेल के अंदर होता है शेप। तो सेल का शेप जो होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के आधार पे ये सेल का जो शेप है वो अलग अलग होता है। जैसे कि बात की जाए
कि अगर प्लांट्स की सेल की बात की जाए तो प्लांट की सेल एनिमल के सेल से डिफरेंस होगी, बैक्टीरिया की सेल होगी वो डिफरेंट होगी, और प्रोटोजोआ की सेल होगी तो वो भी डिफरेंट होगी। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग जो सेल का शेप है वो डिफरेंट होता चला जाता है। यही नहीं, अगर हम हमारी ही बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस करती है सेल्स भी। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे हाथ का मूवमेंट कराना है, तो मेरे हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है वो मसल सेल्स के कारण हो रहा है। जो मसल सेल्स होगा वो उसका शेप और साइज अलग होगा और उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, क्योंकि उसका फंक्शन अलग है। तो सेल का शेप जो है वो फंक्शंस के आधार पे अपनी बॉडी के अंदर भी वेरी करता है और ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। तो हम दो प्रकार से इसको डिफरेंट पढ़ेंगे। तो एक होता है प्लांट के माध्यम से और एक होगा एनिमल के माध्यम से। अब देखिएगा, जो प्लांट के अंदर जो सेल होती है वो क्यूबाइडल सेल्स प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स के अंदर जो सेल होती है वो सेल प्रेजेंट होती है ओवल सेल। तो ओवल शब्द से क्लियर शब्द हो रहा होगा आपको, जैसे कि आपने एक अंडा देखा होगा ना, जैसे मुर्गी जो अंडा देती है, जो उसका शेप होता है ठीक इसी प्रकार का शेप होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स का, दैट इज ओवल शेप। और क्यूबाइडल शेप मतलब आपने देखा होगा एक बॉक्स वगैरह देखे जिनका शेप होता है क्यूबाइडल। तो क्यूबाइडल शेप्स यानी कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लांट सेल में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो साइज शेप के बारे में आपको क्लियर हो चुका है ये पॉइंट्स। तो आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। क्लियर है? जो प्लांट सेल है वो एक एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है और एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से कैसे डिफरेंट है। क्योंकि देखिएगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो एक जगह स्टैटिक होते हैं, वो घूम नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनकी सेल और हमारी सेल में कुछ डिफरेंस होगा। तो आइए डिफरेंस पता करते हैं कि एक प्लांट की सेल है और एक एनिमल की सेल है, तो वो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात की जाए, जो प्लांट की सेल होती है उसका शेप की बात कर लो, तो शेप जो होता है उसका क्यूबाइडल शेप होता है। और अनदर वन एनिमल सेल जो होती है उसका जो शेप होता है ओवल शेप होता है। अब भैया देखिएगा, आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि लकड़ी हो, पत्ते हो, लीव्स हो, वो थोड़े से रिजिड होते हैं स्ट्रक्चर पर। रिजिड है, उनमें एक कठोरपन होता है। तो प्लांट्स की सीधी सी बात है, अगर प्लांट्स की सेल्स अगर कठोर है यानी कि रिजिड है तो प्लांट भी रिजिड होगा। तो वो सेल्स कैसे रिजिड होती है प्लांट्स की? प्लांट की जो सेल होती है उसमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। जो प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अब एनिमल के केस में क्या होता है, ये सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। एनिमल के अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। जितने भी एनिमल्स इस संसार में मौजूद है पृथ्वी पर, उनके अंदर आपको एक भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि सेल वॉल जो है इसमें एब्सेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट। क्यूबाइडल शेप, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब अनदर डिफरेंस देखने को ये मिलता है कि प्लांट्स सेल के अंदर जो होता है वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल जो होता है ये फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लांट के पास एक स्पेस होती है, सेल्स के पास स्पेस होती है। तो वैक्यूल जो होता है इज लार्जर, यानी कि वो जो होता है बड़ा होता है साइज में इन कंपेयर टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर जो होता है वैक्यूल का साइज होता है वो बहुत स्मॉलर होता है। अब बात करते हैं हम आगे, वैक्यूल का साइज छोटा और बड़ा। दूसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है?
इधर जो होता है एब्सेंट होता है। क्लियर है? यानी कि देखिए, अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारी एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता तो हम भी फोटोसिंथेसिस कर पाते, लेकिन नहीं, प्रकृति ने हमें ये नहीं दी। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद है, इसलिए प्लांट्स ही सूर्य की ऊर्जा से, सनलाइट से, सन की एनर्जी से फूड सिंथेसिस में सक्षम है। तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है, और इधर क्या होता है, एब्सेंट है। तो ये थे बेसिक से डिफरेंस जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर आप देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि एक सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। एक जो सेल होती है वो कैसे अपने सारे फंक्शंस को करती है, और उस सेल्स के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो क्लियर सी बात है कि जैसे हमारी बॉडी की बात की जाए तो हमारी बॉडी सेल्स की बनी है। तो हम बात करते हैं कि अब और आगे बढ़ते हैं कि सेल्स का कंपोजिशन कैसे हुआ है। तो आखिरकार ये सेल्स जो होती है, सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम सेल्स को और डीपली जानने की कोशिश करें तो सेल्स कैसे बनी हुई है, तो सेल्स के कंपोनेंट क्या क्या है, यानी कि सेल्स किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो आप देखिएगा, जैसे सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स, जैसे हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलकर बनी, जैसे बॉडी ऑर्गन्स, तो वैसे सेल्स के भी कुछ बेसिक यूनिट्स होगी। तो देखिए कि जो सेल होती है उसमें सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन। कई केसेस में आपको देखिएगा प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वॉल मिलेगी जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, डीएनए। यानी कि अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है उनके बारे में हम जानते हैं। तो सेल में सबसे पहला कंपोनेंट अगर हम अब देखें तो सेल मेम्ब्रेन हमें नज़र आता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल की मेम्ब्रेन, सीधी सी बात है कि मेम्ब्रेन क्या करती है, कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसको बाउंड करने का काम करती है। अगर ये मेम्ब्रेन ही ना हो तो क्या हम सेल को देख पाएंगे, सेल होएगी ही नहीं। तो मेम्ब्रेन जो होती है ये एक कवरिंग होती है, सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं अंदर के उनको कवर अप करने का काम करती है। तो वो कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करते हैं। तो जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड की बनी हुई होती है, और ये इसका काम जो होता है, इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशंस का काम करती है। सीधी सी बात है कि हम कुछ भी खाएंगे तो उसकी आवश्यकता सेल्स को भी होगी, फूड्स की आवश्यकता सेल्स की भी होगी। अब आप देखिएगा, डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है तो फूड सेल्स के अंदर आना चाहिए, एक्सक्रीशन करना है तो वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर आना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें अंदर से बाहर लाना और बाहर से अंदर लाना, ये चीज़ें किसके परमिशन के माध्यम से होती है, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, O2, इनको क्या करती है, सेल के अंदर आने के लिए परमिट करती है, बाहर जाने के लिए परमिट करती है। यानी कि डिपेंड करता है कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन। तो यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन को किसके बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर आने के लिए अलाउ करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के माध्यम से सेल बॉडी के बाहर जाने के लिए मदद करती है। यानी कि इसके लिए अगर ये
परमिशन कर रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसे अनदर नाम, एक और नाम से भी जाना जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है? सेमी मतलब आधा, आधा मतलब कि ये जो है कि कई बार क्या है कि परमिट करती है, कहीं नहीं करती। ये डिपेंड करता है कि सेल के लिए जो यूज़फुल होगा, सेल के लिए जो लाभदायक होगा, उसी को सेल के अंदर आने के लिए परमिशन देती है। इसके लिए इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिएगा दूसरी चीज़ आपके अंदर सेल के अंदर देखिएगा, सेल के अंदर एक और है माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल्स जो भी फूड सोर्स लेती है बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज बॉडी के अंदर सेल के अंदर आया, उसको सेल ने डाइजेस्ट किया, तो सेल क्या करेगी, उसकी जो एनर्जी है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करेगी। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर जब भी सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है उनसे एनर्जी लेती है। तो इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। अनदर सेल कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर बॉडी। सीधी सी बात है, ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग ये होता है कि सेंटर बॉडी, यानी कि जो सेंटर में प्रेजेंट हो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो देखिएगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड है। कई बार क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, तो वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो उसके अंदर जो डीएनए होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है घूमता हुआ रहता है। तो न्यूक्लियस कैरीज डीएनए, मतलब न्यूक्लियस के पास क्या होता है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कैरी करता है। अब आगे बात करते हैं सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सीधी सी बात है, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक मटेरियल का अर्थ ये होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जानकारी को आगे बढ़ाता है। मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग जब भी किसी नए बच्चे को जन्म देगा तो वो एक ह्यूमन बीइंग ही क्यों होगा, वो सारा डिसाइड होता है डीएनए के माध्यम से। एक कोई भी एनिमल जब ब्रीडिंग करेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन्स को जन्म देंगे तो वो आने वाली जनरेशन उनसे मिलती जुलती ही क्यों होगी। जैसे आपने देखा होगा मंकी, अगर एक बंदर एक जन्म देगा तो वो बंदर को ही जन्म देगा, ना कि वो कुत्ते को जन्म देगा। तो वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं डीएनए से, क्योंकि डीएनए के अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसलिए हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम सेल्स के अंदर छोटे स्मॉल टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो